हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंदी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम गोविंद पारिक सीरीज़ का पेज नंबर 29 पढ़ने वाले। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम 28 पेज नंबर तक पढ़ चुके हैं ना, जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो हमने वेग थे ना, वमन विरेचन वेग, वे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देख लिए थे अकॉर्डिंग टू चरक जी, सुश्रुत जी, काश्यप जी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सुश्रुतोक्त प्लुष्ट दग्ध को वांगभट जी ने तुक्त दग्ध नाम दिया है तथा सुश्रुतोक्त इतरता दग्ध को वांगभट जी ने प्रमाद दग्ध बोला है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पर लिख लो सुश्रुत जी, यहाँ पर लिख लो वांगभट जी। तो देखो सुश्रुत जी ने प्लुष्ट दग्ध बोला और वांगभट जी ने इसे तुत्थ बोला है। ठीक है, और जो इतरता दग्ध है, इतरता दग्ध, इसको वांगभट जी ने प्रमाद बोला है। ठीक है, प्रमाद दग्ध बोला है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि प्रेम जो है ना, प्रेम के तूत कैसे है, तूत वीक है ना, प्रेम के तूत वीक है, तो वीक से वी से या डब्ल्यू से वांगभट हो जाएगा। प्रमाद, प्रेम मतलब प्रमाद, और तुत्त दग्ध, प्रमाद दग्ध, ये वांगभट जी का है। ठीक है, तो इतरता दग्ध को वांगभट जी ने प्रमाद दग्ध बोला है, प्लुष्ट को तुत्थ बोला है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम शुद्ध रक्त के लक्षण। ठीक है, हम शुद्ध रक्त के लक्षण तो देखते हैं, साथ में हम शुद्ध आर्तव के लक्षण भी याद करते हैं। देखो यहाँ पर जो शुद्ध आर्तव के लक्षण है, चरक जी ने उसके लिए बोला है गुंजा फल सवर्णम च पदम अलक्तक सन्निभम। ठीक है, पदम अलक्तक सन्निभम। ठीक है, एंड इंद्र गोप संकाशम आर्तवम शुद्धम अधिशेत, है ना। देखो इस तरह से जो श्लोक आया है ना, गुंजा फल सवर्णम से स्टार्ट हुआ है, वो चरक जी ने बोला है। अब ऐसा ही एक श्लोक शुद्ध रक्त के लिए आया, लेकिन शुद्ध रक्त में चरक जी ने कहाँ से स्टार्टिंग की है, तपनी इंद्र गोपाभम। ठीक है, तपनी इंद्र गोपाभम ठीक है, तो यदि श्लोका में स्टार्टिंग तपनी से हो रही है, ठीक है, तो वो शुद्ध रक्त का है। और शुद्ध आर्तव, आर्तव किसको आते हैं, गुंजा को आते हैं ना, गुंजा एक लड़की, तो गुंजा से स्टार्ट हो रहा है श्लोक। ठीक है, अब हम सुश्रुत जी का देखते हैं। तो देखो सुश्रुत जी ने क्या बोला है, शुद्ध आर्तव के लिए उन्होंने बोला है शशक आसरक के समान। ठीक है ना, खरगोश के रक्त के समान, लाक्षा के समान। ठीक है, लाक्षा रसोपम। एंड यद वासो न विरंजेत, यद वासो मतलब जो वस्त्रों को रंजित ना करे, है ना, कलर ना करे, यद वासो न विरंजित। ठीक है, ये सुश्रुत जी ने बोला है। और सुश्रुत जी ने शुद्ध रक्त के लिए क्या बोला है, इंद्र गोप प्रतिकाशम असंहतम। ओके, तो ये याद रखना है आपको सुश्रुत जी अकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आलेप के बारे में। ठीक है, सुश्रुत जी ने और वांगभट जी ने क्या क्या बोला। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सुश्रुत जी अकॉर्डिंग आलेप, 3 प्रकार के, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। ठीक है, अब क्या क्या होता है, देखो जो प्रलेप होता है ना, वो होता है शीत। फिर बोला है अविशोषी, अविशोषी, है ना, या विशोषी, है ना, सूखने वाला या ना सूखने वाला। उसके बाद तनु, है ना, पतला होगा, और पित्त रक्त शामक होगा, पित्त रक्त शामक। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, इसको अपने मुल्तानी मिट्टी के लेप से याद करना है। ठीक है, जो हम मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते हैं वो ठंडा ठंडा होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत सूख जाता है, थोड़ा बहुत गीला रहता है ना, कौन लगाता है, तनु लगाती है, और पित्त रक्त शामक होता है। ठीक है, देन आता है प्रदेह। तो जो प्रदेह होता है वो उष्ण हो सकता है या शीत। ठीक है, दोनों होता है। देन अविशोषी होता है, अविशोषी। ठीक है, उसके बाद बहल होता है, मतलब गाढ़ा होता है। और ये क्या होता है, वात कफ शामक होता है।
जो प्रदेह है ना उसको आप अपनी देह से याद करो, शरीर। देखो हमारे शरीर कैसे होता है, कभी फीवर आ जाता है, गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, ठीक है। अविशोषी, ठीक है, नहीं सूखने वाला, बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है ना। अब इसको बहुत खराब से याद रखना, वीके को पढ़ लो, बहुत खराब। बहुत खराब स्किन कौन सी है, जो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, अविशोषी, बहुत ज़्यादा मोटी रहती है, बहल रहती है, ठीक है, तो वो हो गई प्रदेह, ठीक है। तो ये प्रदेह हो गया। अब आलेप याद करते हैं। आलेप जो होगा वो दोनों के मध्य की अवस्था है, ठीक है, दोनों के मध्य की अवस्था, ओके। फिर इसके लिए और बोला, ये पित्त रक्त शामक है। प्रलेप भी पित्त रक्त शामक है, आलेप भी पित्त रक्त शामक होता है। अविदग्ध शोफ में, अविदग्ध शोफ में इसे यूज करते हैं। रक्त पित्त में भी हितकर होता है, ठीक है, रक्त पित्त, रक्त पित्त में भी ये हितकर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आलेप याद हो जाएंगे। में स्नेह की मात्रा है ना, तो कितनी कितनी बोल रहे हैं वो, देखो पित्तज में 1/6, वातज में 1/4, कफज में 1/8, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखना, वात पित्त कफ 1/4, 1/6 एंड 1/8, ठीक है। तो इट इज सेम एज निरू में स्नेह की मात्रा, ठीक है। निरू बस्ती में जो हम स्नेह की मात्रा देते हैं दैट इज सेम एज आलेप में स्नेह की मात्रा, ठीक है। तो दोनों याद हो जाएगी, आलेप में स्नेह मात्रा, ठीक है, दोनों सेम है। तो आपको 1/4, 1/6, 1/8 से याद रखना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आलेप की मोटाई, ठीक है। तो सुश्रुत जी ने बोला है आद्र महिष चर्म उत्सेदवत, ठीक है, भैंस के गीले चमड़े के समान मोटी। और चरक ने बोला है त्रिभाग अंगुष्ठ, ठीक है। देखो चरक ने त्रिभाग अंगुष्ठ बोला है, सुश्रुत जी ने आद्र महिष बोला है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह हमें याद रखना है। अब षाडंगर जी अनुसार लेप की मोटाई हम पढ़ते हैं। देखो दोषग्न 1/4 अंगुल मोटी होती है, विषग्न लेप 1/3 एंड वर्ण 1/2, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखो जो दोष है, सुश्रुत जी ने 4 दोष बताए ना, वात पित्त कफ रक्त, ठीक है, तो 4 दोष से याद हो जाएगा। विषग्न लेप, ठीक है, विष में 1/3 है। वर्ण याद कर लो, एक तो फेयर त्वचा होती है और एक डार्क त्वचा होती है, तो फेयर और डार्क से याद कर लेना 2, ठीक है। दोषग्न 1/4, तो जो विषग्न है ऑटोमेटिकली 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अष्टमहागत, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम चरक जी, सुश्रुत जी, वांगभट जी सबके अकॉर्डिंग इसे याद करते हैं। यहाँ पर हम अष्टमहागत देखते हैं। सबसे पहले हम चरक इंद्रिय स्थान 9 में जो बताया गया है वो याद करते हैं। अब देखो यदि आपको इसका श्लोक याद है ना, सो दैट इज वेल एंड गुड। क्या है श्लोक, वात व्याधि अपस्मारी गुल्मी शोफी तथोदरी, है ना। देन कुष्ठी च मधुमेही च राजयक्षमा चयो नर, है ना। ये कॉमन श्लोक है इसलिए याद रहता है। तो यदि याद है तो ठीक है, अदरवाइज इसकी ट्रिक है वाग सु का कमरा, कमरा, ठीक है, कमरा। इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, वागसु का कमरा, ठीक है। इसको इस तरह से लिखना। तो देखो यहाँ पर वी से हो जाएगा वात व्याधि, ए से अपस्मार, ठीक है, जी से हो जाएगा गुल्म, एस से शोफ, उ से उदर रोग, ठीक है, के से कुष्ठी मतलब कुष्ठ रोग, देन मधुमेह, आर से राजक्षमा। तो ये जो अष्ट महागत है तो चरक इंद्रिय 9 में बताया है। अब हम देखते हैं सुश्रुत सूत्र स्थान 33 एंड अष्टांग संग्रह निदान स्थान 8, है ना। इसमें क्या बोला है, तो सबसे पहले एक कॉमन जो रोग बताए ना वो पहले हम याद कर लेते। तो उसकी ट्रिक है वायु कृपा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो वा लिखा है उससे हो जाएगा वात व्याधि, ठीक है। ये जो उ है उससे हो जाएगा उदर रोग, ठीक है। ये जो क लिखा है उससे हो जाएगा कुष्ठ एंड प से हो जाएगा प्रमेय, ठीक है। तो ये तो कॉमन है जो सुश्रुत जी ने भी बताया और अष्टांग संग्रह ने भी बताया है। अब अलग कौन से बताया है वो उसकी भी हम ट्रिक याद करेंगे।
तो सुश्रुत जी ने बोला है बाम एंड अष्टांग संग्रह जी ने, वांगभट जी ने बोला है बाघ। ठीक है, बाघ मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, भ से हो जाएगा भगंदर। ठीक है, अ से हो जाएगा अर्श, फिर एक और जो अ है उससे हो जाएगा अश्मरी एंड मूडगर्भ। और यहाँ पर वांगभट जी के अकॉर्डिंग भगंदर तो है ही, ठीक है, अर्श भी है वैसा का वैसे ही, अश्मरी भी है, बस यहाँ पर जो जी है उससे हो जाएगा ग्रहणी रोग। ठीक है, यहाँ पे गुण नहीं है, यहाँ पर ग्रहणी है। तो सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग आपको ये ट्रिक याद रखनी है बाम, और अष्टांग संग्रह जी के अकॉर्डिंग याद रखना है बाघ। ठीक है, और बाकी जो 4 रोग है वो तो सुश्रुत जी और अष्टांग संग्रह जी के कॉमन है, मतलब वात व्याधि, उदर रोग, कुष्ठ, प्रमेह प्लस भगंदर, अर्श, अश्मरी एंड मूडगर्भ बताया सुश्रुत जी ने, और यहाँ पर सेम प्लस ग्रहणी रोग बताया है अष्टांग संग्रह जी ने। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा कोरिलेट करके आपको ये अष्टमागध ईजिली याद हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो पेज नंबर 29 है ऑफ गोविंद पारिक सीरीज वो कंप्लीट किया। आई होप you like this series. Do share, like and subscribe. Thank you.